Good afternoon, students. Now, the topic of today's discussion is germplasm conservation. ठीक है. So, starting with the topic, इसमें हम जो कंटेंट्स पढ़ेंगे वो होंगे एप्लीकेशंस, सीड बैंक क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ germplasm कंजर्वेशन, लो टेम्परेचर पे हम कैसे स्टोर करते हैं अपने प्लांट मटेरियल को, germplasm क्या होता है, क्या नीड है प्रिजर्वेशन की, व्हाट डू यू मीन बाय क्रायो प्रिजर्वेशन, disadvantages, techniques, cryoprotectants and tissue culture. So starting with the topic, first of all you need to understand what germplasm is. Germplasm is a collection of genetic resources for an organism. germplasm एक collection है genetic resources का एक particular organism के लिए. For plants, the germplasm may be stored as a seed, stem, callus, whole plant in nurseries. प्लांट्स के लिए germplasm क्या है, उसको हम स्टोर करते हैं एक सीड में, स्टेम में, कैलस में, होल प्लांट में, एक नर्सरी में. ठीक है. इन केस ऑफ एनिमल्स, जीन्स बॉडी पार्ट स्टोर्ड इन जीन बैंक और क्रायो बैंक. प्लांट germplasm इज जेनेटिक सोर्स मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, कल्चर्ड सेल्स, कैलस, पॉलेंस. ठीक है. दो टाइप के हमारे प्रिजर्वेशन होते हैं, कंजर्वेशन होता है इन सीटू और एक्स सीटू. ऑफ दीज मटेरियल इज नोन एज germplasm conservation. Germplasm provide the raw material which the breeder use to develop commercial crop varieties. Germplasm बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है हमारे को, जीन्स प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है ब्रीडर को टू डेवलप कॉमर्शियल लेवल ऑफ क्रॉप वेराइटीज़. मतलब germplasm हमारे को जीन बैंक प्रोवाइड करता है. मतलब germplasm एक ब्रीडर को, जो प्लांट ब्रीडिंग करता है, उसको एक ऐसा रॉ मटेरियल और ऐसे जीन जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड करता है जिससे वो कॉमर्शियली क्रॉप वेराइटी को ग्रो कर सके. व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्रिजर्वेशन नाउ. क्या नीड है हमारे प्रिजर्वेशन की. प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू नाउडेज. स्टोरेज ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एंडेंजर्ड रेयर स्पीशीज़ एंड मेक दम अवेलेबल व्हेन नीडेड. सबसे पहले जो हमारी प्रिजर्वेशन की नीड है वो उनके लिए है जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं. ठीक है. एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है. एंडेंजर्ड स्पीशीज़ मतलब डेंजर में, जो वो ख़त्म होने की कगार पे आ गई हैं. ठीक है. उन स्पीशीज़ को स्टोर करके रख लेना, उसके germplasm को स्टोर करके रख लेना, जीन को स्टोर करके रख लेना, और तब हमें मिलना जब हमारे को उसकी अवेलेबिलिटी हो. मतलब जब उसको हमारे को अवेलेबिलिटी ज़रूरी हो तब उसको हाजिर करना, उसकी प्रेजेंस को दिखाना. द कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ स्टोरेज फेल टू प्रिवेंट लॉसेज कॉज ड्यू टू वेरियस रीजन. जो बहुत सारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं स्टोरेज के, ऐसे जीन बैंक को स्टोर करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, वो क्या करते हैं, हमारे लॉसेस को प्रिवेंट करते हैं ड्यू टू वेरियस रीजन्स. ठीक है. अब आएंगे हम मेथड्स क्या होते हैं germplasm कंजर्वेशन के. दो मेथड्स होते हैं, एक होता है इन सीटू प्रिजर्वेशन, दूसरा होता है एक्स सीटू प्रिजर्वेशन. ठीक है. अब इन सीटू प्रिजर्वेशन क्या होता है. प्रिजर्वेशन ऑफ द germplasm इन देयर नेचुरल हैबिटेट. प्रिजर्वेशन करेंगे हम germplasm को उसके ही नेचुरल हैबिटेट के अंदर. The conservation of domesticated and cultivated species in the farm or in the surroundings. कंजर्वेशन करेंगे हम प्लांट्स की एक डोमेस्टिकेटेड और कल्टिवेटेड स्पीशीज़ में. डोमेस्टिकेटेड और कल्टिवेटेड स्पीशीज़ मतलब सपोज जो कल्टिवेट हो रही हैं स्पीशीज़, ठीक है, उसमें कंजर्व करेंगे इन द फार्म और इन द सराउंडिंग्स. एक तो ये मेथड है, उसको बोलते हैं हम इन सीटू प्रिजर्वेशन. मतलब जहाँ पे ये ग्रो हो रहा है प्लांट ऑलरेडी, वहीं पे ही हम प्रिजर्वेशन करें. ठीक है. उसी सराउंडिंग में हम प्रिजर्वेशन करें, उसी फार्म में हम प्रिजर्वेशन करें, उसको बोलेंगे हम इन सीटू प्रिजर्वेशन. हाउएवर देयर इज़ अ हैवी लॉस और डिक्लाइन ऑफ स्पीशीज़ पॉपुलेशंस एंड इकोसिस्टम कॉम्पोजिशन विच कैन लीड टू अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. कई बार बहुत ज़्यादा हैवी लॉस होता है ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ स्पीशीज़ की एब्सेंस से, पॉपुलेशंस की एब्सेंस से, एंड इकोसिस्टम कंपोजिशन की एब्सेंस से, विच कैन लीड टू अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी में लॉस को फेस करना पड़ता है. ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हमें फेस करना पड़ता है लॉस को. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज नेचुरल इन्वायरमेंट हमें फेस करना पड़ता है. ठीक है. देयरफॉर इन सीटू मेथड्स अलोन आर इनसफिशिएंट फॉर सेविंग इंडेंजर्ड स्पीशीज़. ठीक है. सही. कई बार हम क्या करते हैं, इन सीटू प्रिजर्व तो कर लेंगे अपने स्पीशीज़ को, लेकिन कई बार हमें ना सपोज जो कल्टिवेटेड स्पीशीज़ है, जो कल्टिवेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का, अगर उसमें बाई चांस कोई डिजीज़ आ गई, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो वो germplasm हम कंजर्व कर रहे थे उसके अंदर ही, तो वो भी डिट्रियोरेट हो जाएगा. ठीक है. वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो फिर क्या होगा, वो एक तरीके से लॉस में चला जाता है. देयरफॉर
In situ methods alone are insufficient for saving endangered species. In situ conservation method alone नहीं है क्या नाम sufficient to save the endangered species of plant. उसके लिए फिर next क्या आया, ex situ preservation. अब ex situ preservation क्या है, to maintain the biological material outside their natural habitat. मतलब जो हम biological material को हम प्रिजर्व करेंगे वो एक कल्टीवेशन स्पीशीज़ जो ऑनगोइंग है उसके अंदर प्रिजर्व ना करके वहाँ से अलग ले जाएंगे, अलग हैबिटेट में उसे प्रिजर्व करेंगे, वो ही सारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करने के बाद, जैसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर हम करते हैं. स्टोरेज इन सीड बैंक्स, ठीक है, सीड बैंक में स्टोर करेंगे, फील्ड जीन कलेक्शंस में स्टोर करेंगे, इन विट्रो कलेक्शन बोटेनिकल गार्डन्स में स्टोर कर सकते हैं. एक्स सिटू कंजर्वेशन इज़ अ वायबल वे फॉर सेविंग प्लांट्स. एक्स सिटू कंजर्वेशन एक वायबल वे है प्लांट्स को सेव करने के लिए फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ख़त्म होने से पहले. एंड इन सम केसेस इट इज़ द ओनली पॉसिबल स्ट्रेटेजी टू कंजर्व सर्टेन स्पीशीज़. कई स्पीशीज़ के लिए एक ओनली मेथड है ये टू प्रिजर्व द स्पीशीज़. In vitro conservation is especially important for vegetatively propagated and for non-orthodox seed plant species. In vitro conservation जो है वो एक स्पेशली इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन टेक्निक है फॉर वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड एंड फॉर नॉन ऑर्थोडॉक्स सीड प्लांट स्पीशीज़. These techniques used to achieve medium term conservation. ये टेक्निक्स हमारे को हेल्प करती हैं फॉर अचीविंग द मीडियम टर्म कंजर्वेशन and allow the storage of biological material from several months to 2 to 3 years. ठीक है, अलाउ करती हैं हमारे स्टोरेज बायोलॉजिकल मटेरियल की मंथ से लेके ईयर्स तक विदाउट सब कल्चरिंग टेक्निक. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टेक्निक यूज़ एंड ऑन द प्लांट मटेरियल. और लेकिन ये भी इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो प्रिजर्व रहेगा अगर मंथ से लेके ईयर्स तक, कि कौन सी टेक्निक हमने एम्प्लॉय करी है और कौन सा प्लांट मटेरियल वी आर यूजिंग. ठीक है. Growth reduction is generally attained by modifying the culture medium and the environmental conditions. जो growth reduction होती है जनरली वो हम कैसे अचीव कर पाते हैं, बाय मॉडिफाइंग द कल्चर मीडियम. जो ग्रोथ में रिडक्शन होती है उसको हम अटेन करते हैं बाय मॉडिफाइंग द मीडियम, कल्चर मीडियम, एंड मॉडिफाइंग द environmental conditions surrounds that particular species. Modifications of the culture medium can include dilution of mineral and. अब modifications culture medium में हम कैसे कर सकते हैं, क्या modifications होती हैं वो, उसमें पहला है dilution of mineral elements. कोई भी जो मिनरल एलिमेंट्स होंगे उनका डाइल्यूशन कर देंगे. ठीक है, रिडक्शन कर देंगे शुगर कंसनट्रेशन की, चेंज कर देंगे नेचर और कंसनट्रेशन ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर जो हम यूज़ करेंगे PGRs, एंड एडिशन कर देंगे हम ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड्स का, जो ऑस्मोसिस के लिए एक्टिव हो कंपाउंड्स उनका एडिशन कर देंगे. ठीक है. डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ एक्स-सी2 की, लाइक इन-सी2. ठीक है, सम प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फर्टाइल सीड्स. कुछ प्लांट्स जो हैं एक्स-सी2 कंजर्वेशन में कंजर्व होने के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हमने उसे कंजर्व करके रखा सब वो सीड्स को, जब उनकी वायबिलिटी चेक करेंगे, जब हम उनको यूज़ करने का टाइम आएगा, कई बार वो वायबल नहीं होते, मतलब फर्टिलिटी शो नहीं करते. ठीक है, कई बार ये भी हमारी डिसएडवांटेज आती है. लॉस ऑफ सीड वायबिलिटी. ठीक है, सीड की जो वायबिलिटी है वो कई बार लॉस हो जाती है ड्यू टू कंजर्वेशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. सीड डिस्ट्रक्शन बाय पेस्ट. कई बार जो पेस्ट होते हैं वो सीड का डिस्ट्रक्शन कर देते हैं. नेक्स्ट, पुअर जर्मिनेशन रेट होता है. समटाइम्स पुअर जर्मिनेशन रेट होता है कई बार हमारा ना, बहुत कम स्लो रेट से वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करती है. नेक्स्ट, दिस इज़ द ओनली यूज़फुल फॉर सीड प्रोपगेशन प्लांट्स. ठीक है, ये सिर्फ यूज़फुल होता है बेसिकली सीड प्रोपगेशन प्लांट्स के लिए, और इट इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस. नाउ आपने कई बार टर्म सुनी होगी क्रायो प्रिजर्वेशन. नाउ व्हाट इज़ क्रायो प्रिजर्वेशन? क्रायो प्रिजर्वेशन इज़ अ नॉन लीथल स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल. क्रायो प्रिजर्वेशन है किसी भी तरीके का हानिकारक ना हो, हानिकारक, लीथल मतलब हानिकारक. क्रायो प्रिजर्वेशन इज़ अ नॉन लीथल स्टोरेज. ठीक है, कोई भी तरीके की नॉन लीथल स्टोरेज करनी है हमें बायोलॉजिकल मटेरियल की एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर. बहुत ही लो टेम्परेचर पे हमें स्टोरेज करनी है अपने बायोलॉजिकल मटेरियल की. ठीक है, एथिकली.
एट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पे -196 डिग्री पे ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स आर सीज्ड एंड प्रिजर्व। ठीक है, अगर -196 डिग्री नाइट्रोजन के अंदर हम लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर अगर हम किसी सीड को वो करेंगे, स्टोर करेंगे, कंजर्व करेंगे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होगी सेल्स की वो सीज हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और प्रिजर्व्ड हो जाती हैं। क्रायोप्रिजर्वेशन इज़ द ओनली टेक्निक दैट इंश्योर्स द सेफ एंड कॉस्ट एफिशिएंट लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्लांट। क्रायोप्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक सिंगल ऐसी टेक्निक है जो इंश्योर करती है सेफ और कॉस्ट एफिशिएंट लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन। कॉस्ट एफिशिएंट मतलब कॉस्ट के अनुरूप, ठीक है, लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन करती है हमारे वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स को, जिसमें कि नॉन ऑर्थोडॉक्स सीड स्पीशीज़ भी शामिल हैं, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स भी शामिल हैं, रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी हैं, एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स भी हैं। अब प्रिंसिपल क्या है क्रायो प्रिजर्वेशन का? स्टोरेज ऑफ बायोमटेरियल एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर बाय मीन्स ऑफ स्लो फ्रीजिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा बायोलॉजिकल मटेरियल है उसे अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे स्लो फ्रीजिंग प्रोसेस के थ्रू हम स्टोर करते हैं। इन ऑल क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेसेस वाटर रिमूवल प्लेज अ सेंट्रल रोल इन प्रिवेंटिंग फ्रीजिंग इंजरी एंड इन मेंटेनिंग पोस्ट थॉ वायबिलिटी ऑफ क्रायो प्रिजर्व मटेरियल। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस में हम वाटर को रिमूव करेंगे। वाटर रिमूवल क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस टू प्रिवेंट फ्रीजिंग इंजरी, क्योंकि अगर उसमें ज़रा सा भी वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो उससे क्या होता है, फ्रीजिंग इंजरी हो सकती है, जिसको हमें प्रिवेंट करना है। एंड इन मेंटेनिंग पोस्ट थॉ वायबिलिटी, क्योंकि जब हमारे को वो यूज़ करना है, ठीक है, जब हमने फ्रीज़ कर रखा है किसी मटेरियल को, जब हमने यूज़ करना है तो उसको थॉ करना पड़ेगा एकदम से, तो उस थॉ करने के बाद भी उस पर्टिकुलर प्लांट मटेरियल की वायबिलिटी मेंटेन रहे, उसके लिए हमें वाटर को रिमूवल नेसेसरी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रायोप्रिजर्वेशन प्रोटोकॉल्स दैट बेसिकली डिफर इन देयर फिजिकल मैकेनिज्म्स। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ क्रायोप्रिजर्वेशन प्रोटोकॉल्स हैं जो बेसिकली डिफर होते हैं इन देयर फिजिकल मैकेनिज्म, उनका फिजिकल मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। पहला है क्लासिकल क्रायोप्रिजर्वेशन, दूसरा है हमारा विट्रिफिकेशन। ठीक है, अब इसके स्टेप्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं जो क्रायोप्रिजर्वेशन में इन्वॉल्व हैं। वैसे तो इनको मैं वन बाय वन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती चलूँगी, लेकिन आपको आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है ये, तो इसमें आपको सिर्फ स्टेप याद रखने हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे प्लांट मटेरियल को कि कौन सा हमने प्लांट मटेरियल क्रायोप्रिजर्व करना है। ठीक है, उसके बाद प्री ग्रोथ करके ही हम उसको सेव करें। ठीक है, प्री ग्रोथ प्रोसेस इज़ वेरी नेसेसरी, मतलब जिस भी प्लांट की वायबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए उसको पहले प्री ग्रो करें, उसके बाद उसको हम फ्रीज ड्राई करें। अब उसमें कौन से तरीके के क्रायो प्रोटेक्टेंट डलने चाहिए जिससे कि उसकी वायबिलिटी मेंटेन रहे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम कुछ मंथ से ईयर्स तक, तो वो क्रायो प्रोटेक्टेंट हम ऐड करेंगे। विट्रिफिकेशन, इस प्रोसेस को हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रायो प्रोटेक्टिव डिहाइड्रेशन। क्रायो प्रोटेक्टिव डिहाइड्रेशन इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि जब हम क्रायो प्रोटेक्शन करेंगे, फ्रीज ड्राई करेंगे किसी भी पर्टिकुलर प्लांट मटेरियल की, बायोलॉजिकल मटेरियल की, तो उसमें डिहाइड्रेशन वेरी नेसेसरी है, वाटर का रिमूवल बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट इनकैप्सुलेशन एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन एंड डिहाइड्रेशन एक प्रोसेस है कि जिसमें कुछ स्पीशीज़ जो है ना, जैसे ही एकदम से हम उनको फ्रीज ड्राई करेंगे, ठीक है, मतलब जैसे ही हम लोअर टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो वो अपनी वायबिलिटी एकदम से रिड्यूस कर देती है, छोड़ देती है, ख़त्म कर देते हैं। तो उसके लिए एक प्रोसेस है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, जो बहुत सेंसिटिव हमारे मटेरियल होते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के कगार पर हैं, तो उनको क्या करेंगे हम, कैल्शियम एल्जिनेट बीड्स होता है हमारे, उसके अंदर स्टोर करके ही हम डिहाइड्रेट करके उसको फिर हम क्या नाम स्टोर करते हैं अंडर क्रायोप्रिजर्वेशन, जिससे कि उनकी वायबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, नेक्स्ट होता है फ्रीजिंग प्रोसेस। ठीक है, फ्रीजिंग में भी तीन है हमारे, रैपिड फ्रीजिंग, एकदम से फ्रीज करना। ठीक है, स्लो फ्रीजिंग प्रोसेस होता है, ये अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर सीड या अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल ये डिपेंड करता है।
स्टेप वाइज फ्रीजिंग मतलब कुछ कुछ लेवल्स पे हम जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन का कितना लेवल रहना चाहिए, कैसे डालना है, क्या डालना है, कैसे इनकैप्सुलेट करना है, डिहाइड्रेशन करना है, ऐसे करके फ्रीजिंग करना। फिर उसको हम स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज कहाँ करना है, कितने टाइम पीरियड तक करना है, कितने टाइम पीरियड तक उसकी वायबिलिटी मेंटेन रहेगी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है थॉइंग। थॉइंग क्या हुआ, जैसे ही फ्रीज ड्राई में से हम बाहर निकालेंगे अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, उसकी वायबिलिटी मेंटेन करने के लिए हम एक प्रोसेस को मेंटेन करते हैं, यूज़ करते हैं, उसका नाम है थॉइंग। अब थॉइंग होता, अब जो थॉइंग प्रोसेस है हमारा, ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है, इसमें क्या है, जो हमारा जो क्रायो प्रिजर्व मटेरियल है उसका फ्रीज ड्राई टेम्परेचर से उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड वार्म वाटर में हम उसको सोक करेंगे अपने मटेरियल को जिसमें वो रखा गया था, ठीक है, उस मटेरियल जिसमें भी वो पैक्ड था, ठीक है, उस पैकिंग मटेरियल को हम सीधा वाटर में रखेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे कि उस पर जो वाटर वो फ्रीज ड्राई की जो सील थी वो लूजन हो जाए और हमारा प्लांट उसी तरीके से हमें वापस मिले, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ सर्वाइवल और वायबिलिटी, इसके बाद हमारा जो प्रोसेस होता है हम उसमें डिटरमाइन करते हैं कि वायबल है सीड की नहीं है, सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम देखेंगे कैथारैंथस रोजियस दैट इज़ विनका आर प्री कल्चर्ड इन मीडियम कंटेनिंग 1 मोलर सॉर्बिटॉल बिफोर फ्रीजिंग, ठीक है, कैथारैंथस रोजियस सेल्स को हम प्री कल्चर करेंगे मीडियम में जिसमें 1 मोलर सॉर्बिटॉल प्रेजेंट होगा बिफोर द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। रैपिड फ्रीजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ शूट टिप्स ऑफ पोटैटो स्ट्रॉबेरी ब्रेसिका स्पीशीज। स्लो फ्रीजिंग प्रोसेस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ मेरी स्टेम्स ऑफ पीज पोटैटो cassava स्ट्रॉबेरी। Stepwise freezing gives excellent results in strawberry and with suspension cultures, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका क्लासिकल क्रायोप्रिजर्वेशन मेथड। इन दिस प्रोसीजर कूलिंग इज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ आइस। पहले जो क्रायोप्रिजर्वेशन का मेथड था उसमें कैसे करते थे, कूलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ आइस। इट इन्वॉल्व्स क्रायो प्रोटेक्शन बाय यूजिंग डिफरेंट क्रायो प्रोटेक्टिव सॉल्यूशंस कंबाइंड और नॉट विद प्री ग्रोथ ऑफ मटेरियल। इसमें हम क्रायो प्रोटेक्शन के लिए क्रायो प्रोटेक्टिव सॉल्यूशंस का यूज़ करते थे कंबाइंड विद और नॉट विद प्री ग्रोथ ऑफ मटेरियल एंड फॉलो बाय स्लो कूलिंग। स्लो कूलिंग से स्टार्ट करके टू अ डिटरमाइंड प्री फ्रीजिंग टेम्परेचर तक उसको लेके जाते थे। रैपिड इमर्जन ऑफ सैम्पल्स इन लिक्विड नाइट्रोजन फर्दर देन स्टोर दैट एंड रैपिड थॉइंग एंड रिकवरी। They are generally operationally complex since they require the use of sophisticated and expensive programmable features, ठीक है। जनरली जो ये ऑपरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है सिंस दे रिक्वायर द यूज़ ऑफ वेरी सोफिस्टिकेटेड, इसमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और एक्सपेंसिव प्रोग्रामेबल फीचर्स को हम यूज़ करते हैं। क्रायोप्रिजर्वेशन फॉलोइंग क्लासिकल प्रोटोकॉल्स इंड्यूस अ फ्रीज डिहाइड्रेशन प्रोसेस। क्रायोप्रिजर्वेशन क्या फॉलो करता है, एक क्लासिकल प्रोटोकॉल फॉलो करता है जो इंड्यूस करते हैं एक फ्रीज डिहाइड्रेशन प्रोसेस, ठीक है, फ्रीज का डिहाइड्रेशन प्रोसेस को फॉलो करता है यूजिंग अ स्लो फ्रीजिंग रेजाइम। एज टेम्परेचर डिक्रीज स्लोली, जैसे जैसे टेम्परेचर स्लो होना स्टार्ट करता है, आइस इज इनिशियली फॉर्म्ड इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉल्यूशन। जो आइस होगी वो फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉल्यूशन में, और ये एक्सटर्नल क्रिस्टलाइजेशन प्रमोट करता है ई फ्लक्स ऑफ वाटर, बाहर की साइड निकलना। जो एक्सटर्नल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ई फ्लक्स होगा वाटर का फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल्स वेयर इट फाइनली फ्रीजेस, ठीक है। जितना भी उसमें वाटर अगर थोड़ा बहुत प्रेजेंट भी होगा तो वो ई फ्लक्स होकर बाहर चला जाएगा साइटोप्लाज्म और वैक्यूल से और फाइनली फ्रीज हो जाएगा। देयरफॉर सेल डिहाइड्रेशन विल डिपेंड ऑन द कूलिंग रेट। सेल का जो डिहाइड्रेशन होना है वो डिपेंड करता है उसका कूलिंग रेट कितना है, एंड द प्री फ्रीजिंग टेम्परेचर सेटअप बिफोर इमर्जन ऑफ सैम्पल्स टू लिक्विड नाइट्रोजन। प्री फ्रीजिंग टेम्परेचर को हम पहले ही सेटअप कर देंगे बिफोर द इमर्जन ऑफ सैम्पल्स टू लिक्विड नाइट्रोजन। Classical cryopreservation techniques have been successfully applied to undifferentiated culture systems. जो classical cryopreservation techniques हैं have been successfully क्लासिकल क्रायोप्रिजर्वेशन जो टेक्निक है वो सक्सेसफुली अप्लाई करती हैं हमारी अनडिफरेंशिएटेड कल्चर सिस्टम्स को डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ की, सच एज cell suspensions or calyces. Successful cryopreservation of epices from tropical species such as cassava, which is an exceptional example. Major advantages क्या हैं इस सिस्टम की? Once the material is successfully conserved to a particular temperature, it can be preserved indefinitely.
Once the material is successfully conserved to particular temperature, it can be preserved indefinitely. अगर स्टोरेज में नो चांस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ फंगस और बैक्टीरिया हो तो ये भी स्टोरेज के दौरान कोई भी चांसेस नहीं होते कंटामिनेशन के और फंगस और बैक्टीरिया के ग्रोथ के, मिनिमल स्पेस रिक्वायर्ड होता है, मिनिमल लेबर रिक्वायर्ड होती है. लिमिटेशन क्या है? द एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नीडेड टू प्रोवाइड कंट्रोल्ड एंड वेरिएबल रेट्स ऑफ कूलिंग और वार्मिंग टेम्परेचर्स कैन हाउएवर बी अ लिमिटेशन इन द एप्लीकेशन ऑफ इन विट्रो टेक्नोलॉजी. ठीक है. एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नीडेड होता है टू प्रोवाइड कंट्रोल एंड वेरिएबल रेट्स ऑफ कूलिंग और वार्मिंग टेम्परेचर. ठीक है. कब कूलिंग चाहिए, कब वार्मिंग चाहिए, उसके लिए एक बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट चाहिए होता है, विच कैन हाउएवर बी अ लिमिटेशन इन द एप्लीकेशन ऑफ इन विट्रो टेक्नोलॉजी फॉर लार्ज स्केल जर्म-प्लाज्म कंजर्वेशन. फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल इनसाइड द सेल शुड बी प्रिवेंटेड एज दे कॉज इंजरी टू द सेल. सेल के अंदर कोई भी आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन ना हो, उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, वरना इंजरी हो जाती है सेल को. समटाइम्स सर्टेन सॉल्यूट्स फ्रॉम द सेल लीक आउट ड्यूरिंग फ्रीजिंग. कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो सॉल्यूट्स हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो लीक आउट हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग. क्रायो प्रोटेक्टेंट ऑल्सो इफेक्ट द वायबिलिटी ऑफ सेल्स. जो क्रायो प्रोटेक्टेंट होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं वायबिलिटी ऑफ सेल्स पर, जिंदा रहने की उनकी एबिलिटी पर. एप्लीकेशंस. इट इज़ आइडियल मेथड फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ मटीरियल. इट इज़ एन आइडियल मेथड फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ मटीरियल. ठीक है. डिजीज़ फ्री प्लांट्स कैन बी कंजर्व्ड एंड प्रोपेगेटेड. recalcitrant सीड्स कैन बी मेंटेन फॉर लॉन्ग टाइम. एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को भी मेंटेन कर सकते हैं. पॉलन्स कैन ऑल्सो बी मेंटेन टू इंक्रीज लॉन्गिविटी. रियर जर्म प्लाज्म एंड अदर जेनेटिक मैनिपुलेशंस कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड. Thank you. If you have any doubt in this topic, you can ask in Google Classroom and in the comment section below.